हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे जो प्रीवियस वीडियो था अपना, उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था गैमेटोजेनेसिस के रूप में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन के बारे में, यानी कि जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसको अपने दो भागों के अंदर बांटते हैं। एक तो होता है स्पर्मेटिड यानी कि शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, जिसके बारे में हमने डिटेल के अंदर डिस्कशन किया था कि इसके अंदर 3 प्रावस्थाएं आती हैं, जैसे कि गुणन प्रावस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जिसके अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया की संख्या के अंदर बढ़ोतरी होती है। दूसरा जो चरण था उसके अंदर हमने देखा था कि उसको नाम दिया जाता है ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि प्रावस्था, जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया जो है वो समसूत्री विभाजन की प्रावस्थाओं से बाहर निकलकर अपने आकार के अंदर बढ़ोतरी करता है। और इसके बाद तीसरा जो स्टेप था वो था मैच्योरेशन फेज यानी कि जिसे हम परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं, और इसके अंदर जो है वो क्या हो रहा था, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा स्पर्मेटिड यानी कि शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा चरण है, पहला चरण तो क्या था, स्पर्मेटिड यानी कि शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, और दूसरा जो चरण था वो था शुक्र कायांतरण यानी कि स्पर्मेटेलियोजेनेसिस। ठीक है। तो स्पर्मेटेलियोजेनेसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो शुक्राणु पूर्वी है या स्पर्मेटिड जो बने हैं उनके अंदर कुछ संरचनात्मक और कुछ क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जो नॉन फंक्शनल और नॉन मोटाइल यानी कि अक्रियाशील और अगतिशील शुक्राणु पूर्वी यानी कि स्पर्मेटिड जो है इसको गतिशील और क्रियाशील शुक्राणु के अंदर बदला जाता है। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर इसी शुक्र कायांतरण के बारे में डिटेल के अंदर जो है वो चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो आज अपने बात करेंगे शुक्र कायांतरण के बारे में यानी कि स्पर्मेटेलियोजेनेसिस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पर्मेटेलियोजेनेसिस के बारे में या शुक्र कायांतरण के बारे में। कायांतरण यानी कि काया का मतलब उसका शरीर, अंतरण का मतलब उसके अंदर बदलाव, यानी कि आपने जो देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो पहला चरण था स्पर्मेटिड का निर्माण, उसके अंदर आपने देखा था कि इस प्रकार से एक नॉन मोटाइल और नॉन फंक्शनल संरचना का निर्माण हुआ था, जिसे हमने नाम दिया था स्पर्मेटिड। अब इसके अंदर कुछ संरचनात्मक बदलाव होंगे और कुछ क्रियात्मक बदलाव होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार से एक गतिशील और क्रियाशील संरचना का निर्माण होता है और इसे हम नाम देते हैं स्पर्म। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये स्पर्मेटिड जो है इसके अंदर जब कुछ संरचनात्मक और क्रियात्मक बदलाव किए जाते हैं और उन बदलावों के परिणाम स्वरूप एक मोटाइल और फंक्शनल संरचना के रूप में स्पर्म का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को ही नाम दिया जाता है शुक्र कायांतरण, यानी कि जो स्पर्मेटिड था उसके अंदर बदलाव करना। ठीक है। तो अगर हम शुक्र कायांतरण या स्पर्मेटेलियोजेनेसिस के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि इससे पहले का जो चरण था शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, उसके अंदर बनने वाला जो स्पर्मेटिड है यानी कि शुक्राणु पूर्वी जो है, जो कि क्या होता है, एक तो नॉन मोटाइल होता है, यानी कि इसके अंदर गति करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई ऐसी संरचना नहीं पाई जाती जो कि इसे गति करवा सके। इसका मतलब ये क्या होता है, नॉन मोटाइल यानी कि अगतिशील होता है, और साथ में जो है वो ये नॉन फंक्शनल भी होता है, यानी कि इसके द्वारा आगे चल करके अंडाणु को निषेचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो शुक्र कायांतरण के अंदर हम देखते हैं कि इससे पहले चरण के अंदर बनने वाला जो स्पर्मेटिड, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जो नॉन मोटाइल है और साथ में नॉन फंक्शनल है, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन किए जाते हैं। और वो परिवर्तन किस प्रकार के हैं, देखो कि एक तो इसका सेल मास जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है,
जिसके कारण इसका आकार जो है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। देखो जितना छोटे आकार का होगा उतना वो क्या है, आसानी से जो है वो मूव कर सकेगा, यानी कि गति कर पाएगा। तो एक तो क्या हो जाता है, इसका सेल मास रिड्यूस कर दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि देखो स्पर्मेटिड जो था वो क्या था, गोलाकार था, ठीक है, लेकिन जो बनने वाला स्पर्म है वो क्या है, दीर्घित है, यानी कि लंबाई के अंदर ज्यादा है, साथ में क्या है, गतिशील है, और साथ में क्या है, क्रियाशील भी है, यानी कि इसके अंदर जो है वो ये क्षमता है कि ये आगे चल करके जो अंडाणु हैं उसको निषेचित कर सके। तो इसलिए हमने देखा कि जो शुक्र कायांतरण की अगर हम बात करें तो शुक्र कायांतरण से पहले बनने वाली संरचना यानी कि जो स्पर्मेटिड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये नॉन मोटाइल और नॉन फंक्शनल है, इसके अंदर कुछ फंक्शनल और स्ट्रक्चरल परिवर्तन आते हैं, और जिसके कारण क्या है, इसका सेल मास यानी कि इसका आकार जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और साथ में इसकी आकृति जो है वो एलोंगेटेड हो जाती है, यानी कि दीर्घित हो जाती है, और ये गतिशील बन जाता है यानी कि मोटाइल, और साथ में फंक्शनल भी हो जाता है। और अब इस संरचना को, कौन सी संरचना को, कि जो स्पर्मेटिड है जब उसके अंदर ये सारे बदलाव आ जाएं कि सेल मास रिड्यूस हो जाए, उसकी आकृति है वो एलोंगेटेड यानी कि दीर्घित हो जाए, साथ में उसके अंदर गतिशीलता का गुण आ जाए, और साथ में वो क्या बन जाए, क्रियाशील यानी कि फंक्शनल बन जाए, तो अब इस संरचना को जो है वो हम क्या कह सकते हैं, स्पर्म यानी कि शुक्राणु जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था संक्षेप के अंदर शुक्र कायांतरण के बारे में। तो अब जब हम शुक्र कायांतरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो स्पर्मेटिड है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे मुख्य रूप से बदलाव होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक स्पर्मेटिड जो है वो एक स्पर्म के अंदर यानी कि शुक्राणु के अंदर बदलता है। तो इस दौरान जो है वो कई परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तनों को मैंने मुख्य रूप से 5 कैटेगरी के अंदर बांटा है। कितनी कैटेगरी में? 5। कौन कौन से 5 कैटेगरी है? देखो, एक तो इसके केंद्रक में क्या बदलाव आता है, दूसरा गोल्जी बॉडी जो है उसके अंदर क्या बदलाव आएगा, तीसरा जो है वो सेंट्रियोल यानी कि जो तारक काय है उसके अंदर क्या बदलाव आएगा, और चौथा है जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके अंदर किस प्रकार का परिवर्तन होगा, और अंत में हमने डिस्क्राइब किया है कि जो साइटोप्लाज्म है या जो इसका कोशिका द्रव्य है किसका, स्पर्मेटिड का यानी कि शुक्राणु पूर्वी का, उसके अंदर किस प्रकार का बदलाव आता है। तो ये टोटल 5 परिवर्तन होते हैं मेनली, एक तो केंद्रक के अंदर, दूसरा गोल्जी बॉडी के अंदर, तीसरा सेंट्रियोल के अंदर, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और पांचवा साइटोप्लाज्म के अंदर। और इन 5 परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जो स्पर्मेटिड है वो एक फंक्शनल स्पर्म यानी कि शुक्राणु के अंदर बदल जाता है। चलो तो एक एक करके इन सारे परिवर्तनों को हम देखते हैं। इन परिवर्तनों को देखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो स्पर्म है इसका मेन फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन यही है कि इसको यहाँ जहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हुई है टेस्टिस के अंदर, वहाँ से निकलकर मादा जनन मार्ग यानी कि वेजाइना के अंदर ट्रांसफ़र होना है, और वहाँ से फिर ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुँचेगा। और अगर उस समय वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम प्रेजेंट है यानी कि अंडाणु मौजूद है तो उसको फर्टिलाइज करेगा यानी कि उसका निषेचन करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि शुक्र कायांतरण के अंदर क्या किया जाता है कि स्पर्मेटिड जो है उसके अंदर जो कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल है यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उन सभी को हटा दिया जाता है, ताकि शुक्राणु का जो है आकार कम हो सके, उसका बायोमास जो है वो कम हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप वो आसानी से गति करके अंडाणु तक पहुंच सके। तो इसके लिए कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो ये स्पर्मेटिड था इसके केंद्रक के अंदर क्या क्या बदलाव किए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में। तो अगर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर होने वाले बदलावों के बारे में बात की जाए तो देखते हैं कि इसका जो डीएनए है और साथ में जो हिस्टोन नाम की जो प्रोटीन है, जो दोनों मिल करके क्रोमोजोम का यानी कि गुणसूत्र का निर्माण कर रहे हैं, वो तो बचे हुए रहते हैं। ठीक है, कि जो केंद्रक के अंदर मौजूद डीएनए और हिस्टोन वो बचे हुए रहते हैं।
इसके अलावा जो अन्य पदार्थ हैं, जैसे कि आरएनए भी पाया जाता है, प्रोटीन भी मौजूद होते हैं कुछ, और साथ में न्यूक्लियोलस जो है वो भी प्रेजेंट होता है, केंद्रिका जिसे कहते हैं। तो ये आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियोलस, इनका शुक्राणु के अंदर कोई कार्य नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जब स्पर्मेटिड जो है यानी कि शुक्राणु पूर्वी जो है, इसको स्पर्म यानी कि शुक्राणु के अंदर बदला जाता है, तो उस दौरान इस आरएनए को, प्रोटीन को, न्यूक्लियोलस को, इन सभी को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। यानी कि ये सारे भाग जो हैं वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो जब ये सारे भाग जैसे कि ये सारे भाग कौन कौन से, डीएनए और हिस्टोन नाम की जो प्रोटीन है इसको छोड़कर, जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन है, न्यूक्लियोलस है, इन सभी को हटा दिया जाता है, तो इसके कारण जो केंद्रक का आकार है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस मास जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और केंद्रक का आकार जब छोटा हो जाएगा तो शुक्राणु जो है वो इसको आसानी से कैरी करके जो है वो गति कर पाएगा। इसके अलावा जो है, अब ये केंद्रक जो है वो शुक्राणु की संरचना का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि जो इसका शीर्ष भाग है, हेड वाला जो पोर्शन है, वहां पर अरेंज हो जाता है। यानी कि न्यूक्लियस अरेंज इन हेड रीजन ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है वहां पर अरेंज हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ना, हेड वाला, वहां पर। तो अभी हमने देखा कि जब स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म के अंदर बदलता है तो उसके केंद्रक के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, कौन कौन से। एक तो इसका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बचा हुआ रहता है। इसके अलावा जो अन्य पदार्थ हैं जैसे कि आरएनए है, कुछ प्रोटीन है, न्यूक्लियोलस है, इनको हटा दिया जाता है, जिसके कारण केंद्रक का जो मास है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और इसके साथ साथ अब जो केंद्रक है वो इस स्पर्म यानी कि शुक्राणु का जो सिर वाला भाग है, हेड वाला जो पोर्शन है, उसके अंदर आकर के अरेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी जो है वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। लेकिन जब स्पर्मेटिड यानी कि शुक्राणु पूर्वी जो है वो शुक्राणु के अंदर बदलता है तो इस गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय जो है इसके अंदर भी कुछ बदलाव आते हैं। तो देखो 11th क्लास के अंदर जब आपने साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान जो है उसके अंदर जब कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर आपने गोल्जी बॉडी जो है इसके बारे में भी अध्ययन किया होगा। और जब आप गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि गोल्जी बॉडी जो है इसका निर्माण 3 संरचनाओं से मिलकर के होता है। कितनी संरचनाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी होती है? जिनमें से एक तो होती है सिस्टर्नी, ठीक, दूसरी होती है वैक्यूल, और तीसरी जो संरचना होती है वो होती है वेसिकल। यानी कि हमने देखा कि जो गोल्जी बॉडी है इसका निर्माण 3 संरचनाओं से मिलकर के होता है। कौन कौन सी? सिस्टर्नी, वैक्यूल और वेसिकल। तो अब देखते हैं कि गोल्जी बॉडी के अंदर क्या परिवर्तन होता है। कि गोल्जी बॉडी के अंदर जो 3 संरचनाएं कौन कौन सी? सिस्टर्नी, वैक्यूल और वेसिकल। तो इन तीनों में से 2 संरचनाएं कौन कौन सी? एक तो सिस्टर्नी और दूसरी जो वैक्यूल है ये क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं, यानी कि इनको हटा दिया जाता है। तो गोल्जी बॉडी के अंदर टोटल 3 संरचनाएं थी और जिनमें से 2 संरचनाओं को कौन कौन सी को? एक तो सिस्टर्नी को, दूसरा वैक्यूल को हटा दिया गया। तो अब गोल्जी बॉडी के अंदर कितनी स्ट्रक्चर बची? केवल एक ही, और वो कौन सी है? वेसिकल। ठीक है, तो सबसे पहले तो गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होता है कि इसकी सिस्टर्नी और वैक्यूल वाला जो भाग है वो हटा दिया जाता है, और इसके बाद में जो है वो केवल और केवल क्या बचता है? वेसिकल बचता है। और अब ये वेसिकल जो है वो दोबारा से अरेंज होगा, व्यवस्थित होगा, किसके रूप में? एक्रोसोम के रूप में। किसके रूप में? एक्रोसोम के रूप में। तो इसलिए यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है, और वो ये है कि जो स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु है इसके एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो इसके एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी के द्वारा।
और अगर गोल्जी बॉडी के अंदर भी देखें कि किस भाग के द्वारा इसका निर्माण होता है, तो हम कहते हैं कि गोल्जी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो इसकी वेसिकल्स हैं, ठीक है, इनके द्वारा एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जब एक्रोसोम शब्द आया है, जो कि शुक्राणु का यानी कि स्पर्म का एक काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है, तो इसी के साथ हम एक्रोसोम के बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक्रोसोम जो है इसके अंदर क्या है, गोल्जी वेसिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है, यानी कि एक्रोसोम का निर्माण जो है वो गोल्जी काय की जो वेसिकल्स हैं इनके द्वारा किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो एक्रोसोम है इसके अंदर कई प्रकार के एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी कि जल अपघटनीय एंजाइम, या लाइसिन यानी कि लाइसिस करने वाला एंजाइम, या हम कह सकते हैं हाई एलुरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्रोसोम के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कौन से, हाइड्रोलाइटिक, लाइसिन या हाई एलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एंजाइम जो है जो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि हमने नाम दिया है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या लाइसिन एंजाइम या हाई एलुरोनिडेज एंजाइम, जो अभी हमने नाम दिए हैं इनको, इन एंजाइमों का कार्य क्या है। तो होता क्या है कि जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु ओवम यानी कि अंडाणु के कांटेक्ट में आता है, तो जो ओवम है, जब हम इसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं कि इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। तो इसलिए ये एक्रोसोम क्या करेगा, इस ओवम का जो ये आवरण है इसको गला करके या इसको तोड़ करके इसके अंदर प्रवेश करेगा, और यहाँ पर इस ओवम के चारों ओर उपस्थित जो ये आवरण है इसको गलाने का या तोड़ने का जो काम किया जाता है वो एक्रोसोम के माध्यम से, एक्रोसोम के अंदर मौजूद जो ये एंजाइम हैं उनके द्वारा किया जाता है, जिसके बारे में हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये एंजाइम क्या करते हैं, लाइसिस या फिर ब्रेकडाउन ऑफ ओवम मेम्ब्रेन एंड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। यानी कि ये एंजाइम जो कि एक्रोसोम के अंदर भरे हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइटिक या लाइसिन या हाई एलुरोनिडेज नाम का जो एंजाइम है, ये क्या करता है, ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसको तोड़ने का या गलाने का काम करता है, ताकि शुक्राणु जो है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सके और निषेचन की क्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सके। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि एक प्रोटीन होती है एंटी फर्टिलाइजिन। दो प्रोटीन होती है, एक तो होती है फर्टिलाइजिन और दूसरी होती है एंटी फर्टिलाइजिन। तो इनमें से जो एंटी फर्टिलाइजिन जो प्रोटीन है वो तो प्रेजेंट होती है स्पर्म के ऊपर, और फर्टिलाइजिन जो प्रोटीन है वो उपस्थित होती है किसके ऊपर, अंडाणु के ऊपर। और जब फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो है वो एक ही स्पीसीज या एक ही जाति की होती हैं, तो वो आपस में मैच करती हैं, जिसके कारण वो शुक्राणु जो है वो उस अंडाणु के साथ चिपक जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो स्पर्म है इसके ऊपर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो है वो उपस्थित होती है, और जो किसके साथ जुड़ती है, जो ओवम है इसके ऊपर मौजूद फर्टिलाइजिन जो प्रोटीन है उसके साथ जाकर के जुड़ती है, ताकि वो स्पर्म यानी कि शुक्राणु जो है वो अंडाणु के साथ चिपक सके। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देना, और हमेशा ध्यान रखना कि एक तो होती है एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन और दूसरी होती है फर्टिलाइजिन प्रोटीन। एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पर, स्पर्म के अंदर, और स्पर्म पे भी कहाँ पर, एक्रोसोम पर। और जो फर्टिलाइजिन प्रोटीन होती है वो उपस्थित होती है अंडाणु के ऊपर। ठीक है, तो एंटी फर्टिलाइजिन प्रेजेंट, सो स्पर्म बाइंड विद ओवम फर्टिलाइजिन प्रोटीन, यानी कि एक्रोसोम के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन नाम की प्रोटीन मौजूद होती है, जिसके कारण ये स्पर्म जो है वो अंडाणु के ऊपर उपस्थित फर्टिलाइजिन प्रोटीन है उसके साथ जुड़ता है, और जिसके परिणाम स्वरूप ये शुक्राणु जो है
वो अंडाणु के साथ चिपक जाता है और आगे चल करके फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया को संपन्न करवाता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि तीसरा परिवर्तन किसके अंदर आता है। तीसरा परिवर्तन आता है सेंट्रियोल के अंदर, जिसे हम तारक काय कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा परिवर्तन क्या आता है सेंट्रियोल के अंदर, तारक काय के अंदर। तो देखो क्या होता है कि जब स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म यानी कि शुक्राणु के अंदर बदलता है, तो उस दौरान क्या होता है, स्पर्मेटिड का जो सेंट्रियोल है यानी कि जो इसका तारक काय है, इसके अंदर एक डिवीजन होता है, एक विभाजन होता है, जिसके कारण अब वो दो तारक केंद्रों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और इन तारक केंद्रों को अब नाम दिया जाता है, एक को नाम दिया जाता है समीपस्थ तारक केंद्र यानी कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा होता है दूरस्थ तारक केंद्र यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, अगर हम बात करें आगे चल करके, जब हम शुक्राणु की संरचना का पूरा डायग्राम देखेंगे, तो इस दौरान हम देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है हेड पोर्शन, यूं, जिसके ऊपर की तरफ यहां प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। ठीक है, और ये हेड पोर्शन है। इस हेड पोर्शन के अंदर यहां पर उपस्थित होता है न्यूक्लियस, ये केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर हल्की सी यहां पर, ये केंद्रक यहां से थोड़ा सा धसा हुआ सा होता है और एक केविटी की फॉर्मेशन हो जाती है, एक गड्ढा सा बन जाता है यूं, और आगे की संरचना थोड़ी सी इस प्रकार से होती है यूं। ये भाग कहलाता है नेक वाला पोर्शन, गिरवा भाग, और ये कहलाता है इसका मिडल पीस यानी कि मध्य भाग। तो अब होता क्या है कि जो सेंट्रियोल है, जब इसके अंदर डिवीजन होगा तो ये दो तारक केंद्रों के अंदर यानी कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जिनमें से जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो तो यहाँ पर इस केविटी के पास इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ये वाला जो सेंट्रियोल है यहाँ पर, इसको नाम दिया जाता है प्रॉक्सिमल। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्या है, पास है, इसलिए समीपस्थ कह देते हैं। और जो दूसरा सेंट्रियोल है जिसे हम डिस्टल या दूरस्थ सेंट्रियोल कह रहे हैं, वो अरेंज हो जाता है यहाँ पर इस तरह से, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लंबवत अरेंज हो जाते हैं यूं। ठीक है, तो ये तो कौन सा है, समीपस्थ तारक केंद्र, और ये कौन सा है, दूरस्थ तारक केंद्र यानी कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ठीक है, अब दोनों के फंक्शन देखते हैं। ये समीपस्थ तारक केंद्र जो बना तारक काय के विभाजन से, ठीक है, ये अभी तो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जब ये शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करवा देगा और वहां पर जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु आपस के अंदर मिल करके क्या बनाएंगे, युग्मनज यानी कि जाइगोट, तो उस जाइगोट के अंदर जो क्लीवेज होता है, जो विदलन की प्रक्रिया होती है, जो कि एक तरह का डिवीजन ही है, उस क्रिया को प्रेरित करने का काम कौन करेगा, ये समीपस्थ तारक केंद्र करेगा। अब बात करते हैं इस दूरस्थ तारक केंद्र की। दूरस्थ तारक केंद्र जो है वो इस तरह से एक अक्षीय तंतु का निर्माण करता है, एक्साइल फिलामेंट का निर्माण करता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि अगर हम बात करें सेंट्रियोल के अंदर होने वाले परिवर्तन के बारे में, यानी कि तारक काय के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसके बारे में, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये तारक केंद्र जो है वो दो तारक काय जो है वो दो तारक केंद्रों के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक को नाम दिया जाता है प्रॉक्सिमल, दूसरे को नाम दिया जाता है डिस्टल यानी कि समीपस्थ और दूरस्थ। जो समीपस्थ तारक केंद्र है ये हेल्प करता है किसके अंदर, डिवीजन और क्लीवेज ऑफ जाइगोट, यानी कि जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर विभाजन या विदलन को प्रेरित करने का काम करेगा। और दूसरा जो डिस्टल या दूरस्थ तारक केंद्र बना था,
ये वाला, ये क्या करेगा, हेल्प इन एक्साइल फिलामेंट फॉर्मेशन, यानी कि जो एक्साइल फिलामेंट इसको बोला गया है, ये जो तंतु बनाया ना इसको एक्साइल फिलामेंट या अक्षीय तंतु जो है इसके निर्माण के अंदर सहायता करेगा। और अब बात कर लेते हैं कि ये फिलामेंट का कार्य क्या है। तो ये फिलामेंट क्या करता है, जो शुक्राणु है उसके तैरने में या उसको गति करवाने के अंदर हेल्प करवाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा क्या है, आगे चल करके इस शुक्राणु की टैल का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण ये शुक्राणु आसानी से स्विमिंग करते हुए या मूवमेंट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि गति उत्पन्न होती है। तो ये था इसके अंदर सेंट्रियोल के अंदर होने वाला परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि जब स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म यानी कि शुक्राणु के अंदर बदलता है तो उस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बदलाव होता है वो देखो। तो यहां पर जो हमने ये थोड़ा सा शुक्राणु की संरचना जब हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये तो है इसका हेड वाला पोर्शन, ये इसकी गिरवा यानी कि नेक वाला पोर्शन, और ये वाला जो भाग हमने दिखाया है ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है मध्य खंड या मिडल पीस। ठीक है, तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले परिवर्तनों के बारे में तो हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, इस मध्य खंड यानी कि मिडल पीस के अंदर आकर के जो इसका ये एक्साइल फिलामेंट है, अक्षीय तंतु है, इसके चारों ओर सर्पिलाकार रूप से यानी कि स्पाइरल फॉर्म के अंदर इस तरह से रीअरेंज हो जाते हैं। यूं किस फॉर्म के अंदर, सर्पिलाकार रूप से रीअरेंज हो जाएंगे। और इस संरचना के लिए एक नाम भी दिया गया है और वो नाम प्रयोग में लिया जाता है निबेन कर्व। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चेंज होता है, अरेंज इन स्पाइरल फॉर्म इन मिडल रीजन ऑफ स्पर्म सराउंडिंग एक्साइल फिलामेंट कॉल्ड निबेन कर्व। यानी कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस शुक्राणु के यानी कि स्पर्म जो है इसका जो अक्षीय तंतु है, एक्साइल फिलामेंट है, इसके चारों ओर सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं और इस संरचना को अब नाम दिया जाता है निबेन कर्व। ठीक है, निबेन कर्व जो है इसको ध्यान में रखना, निबेन कर्व जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरल फॉर्म के अंदर एक्साइल फिलामेंट के सराउंडिंग अरेंज व्यवस्था है। अब बात करते हैं चेंज इन साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर उसके स्पर्मेटिड के साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है इसके बारे में। तो इसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन होंगे देखो। नॉन एसेंशियल ऑर्गेनेल्स डैमेज, कि जो स्पर्मेटिड है उसके अंदर कई प्रकार के कोशिकांग मौजूद है, जैसे कि ER वगैरह या जो है वो अदर ऑर्गेनेल्स जो है वो काफ़ी जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जब साइटोप्लाज्म के अंदर जब चेंज होगा तो इस दौरान क्या किया जाता है कि जो अनावश्यक कोशिकांग है यानी कि जिनका आगे चल करके शुक्राणु के अंदर कोई कार्य नहीं है तो उनको क्या कर दिया जाता है। तो देखो जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या परिवर्तन होता है इसके बारे में हम देख रहे थे कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर अनावश्यक जो कोशिकांग है जिनका शुक्राणु के अंदर आगे कोई योगदान नहीं है उनको तो क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी कि मेन मोटिव जो है वो क्या है, आकार को जितना हो सके उतना छोटा करना। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्मिक मास है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कि जो कोशिका द्रव्य का जो आयतन है, जो उसका वॉल्यूम है या उसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, ताकि जो स्पर्मेटिड है उसका आकार जो है वो जितना संभव हो सके उतना कम किया जा सके। लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर यानी कि काफ़ी कम मात्रा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो शेष बचा हुआ रहता है, जो एक बिल्कुल पतली परत के रूप में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इनके चारों ओर व्यवस्थित हो जाता है इस तरह से। जैसे कि निबेन कर्व के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया, इनके चारों ओर इस तरह से एक थिन लेयर यानी कि पतली परत के रूप में जो है वो इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। और जिस तरह से हमने इस माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनको एक नाम दिया था निबेन कर्व, उसी प्रकार से इनके चारों ओर जो ये
कोशिका द्रव्य की पतली परत जो है वो बची हुई है, इसके लिए भी एक शब्द यूज में लिया जाता है और वो है मेनचेट। ये रहा मेनचेट, ठीक है। तो हमने देखा कि सम साइटोप्लाज्म जो कि एक थिन लेयर के रूप में है अरेंज सराउंडिंग माइटोकॉन्ड्रिया और कॉल्ड मेनचेट, यानी कि कुछ मात्रा के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसकी एक पतली परत जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर व्यवस्थित हो जाती है और जिसे हम क्या कहते हैं, मेनचेट कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत ही कम मात्रा के अंदर वेरी लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म आल्सो प्रेजेंट इन हेड रीजन, यानी कि जो ये सिर वाला भाग है इसके अंदर भी थोड़ी बहुत मात्रा जो है वो कोशिका द्रव्य की पाई जाती है। तो इस प्रकार से जब स्पर्मेटिड के अंदर ये सारे बदलाव हो जाते हैं तो इनके परिणाम स्वरूप जो नॉन मोटाइल और नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड था वो अब मोटाइल और फंक्शनल स्पर्म के अंदर बदल जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि शुक्र और इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शुक्र कायांतरण कहा जाता है। तो हम एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं पूरे को कि शुक्र कायांतरण या स्पर्मेटिलियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि स्पर्मेटिड जो कि नॉन मोटाइल और नॉन फंक्शनल है उसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि सेल मास जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ये एलोंगेटेड मोटाइल और फंक्शनल हो जाता है और अब इसे क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है। और इन्हीं बदलावों के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो की जाती है शुक्र कायांतरण या स्पर्मेटिलियोजेनेसिस। अब इस दौरान कौन कौन से बदलाव होते हैं उसको मैंने 5 कैटेगरी के अंदर बांटा है। एक तो है चेंज इन न्यूक्लियस, दूसरा है चेंज इन गोल्जी बॉडी, तीसरा है चेंज इन सेंट्रियोल, चौथा है चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया और पांचवा है साइटोप्लाज्म के अंदर चेंज। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन रहेंगे, इसके अलावा जो अदर है जैसे आरएनए प्रोटीन न्यूक्लियोलस जो है ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण इसका आकार जो है वो छोटा हो जाएगा और साथ में जो ये केंद्रक है अब शुक्राणु के शीर्ष भाग के अंदर जाकर के व्यवस्थित हो जाएगा। अगर गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी और वैक्यूल हैं वो डैमेज हो जाएगी, केवल और केवल वेसिकल बचेगी और यही वेसिकल जो है वो आगे चल करके एक्रोसोम का निर्माण करती है। एक्रोसोम की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक लाइसिन या हाइलुरोनिडेज एंजाइम उपस्थित होता है जो क्या करते हैं, अंडाणु की भित्ति को गलाने का या उसको तोड़ने का काम करते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सके। इसके अलावा इसके ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो उपस्थित होता है, जिसके कारण जो है वो अंडाणु के ऊपर उपस्थित फर्टिलाइजिन नाम की जो प्रोटीन है उसके साथ जाकर के ये जुड़ जाता है, यानी कि शुक्राणु जो है वो अंडाणु के साथ चिपक जाता है। अगर बात करें सेंट्रियोल के अंदर तो इसके अंदर क्या होता है, विभाजन होता है, जिसके कारण एक समीपस्थ तारक केंद्र दूसरा दूरस्थ तारक केंद्र का निर्माण होता है। समीपस्थ तारक केंद्र जो है वो आगे चल करके जो निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा उसके अंदर क्लीवेज यानी कि डिवीजन के अंदर सेंट्रियोल के अंदर, सेंट्रियोल यानी कि तारक काय के अंदर, तो तारक काय के अंदर क्या होता है, एक डिवीजन होता है जिसके कारण ये दो भागों के अंदर बन जाता है, एक समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरा दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र जो है वो क्या करता है कि जो निषेचन की क्रिया के बाद जो जाइगोट बनता है उसके अंदर डिवीजन या क्लीवेज जो होगा उसको करवाने में सहायता करेगा और जो दूरस्थ तारक केंद्र है इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो स्पर्म का जो एक्साइल फिलामेंट है इसका निर्माण करवाया जाता है और ये एक्साइल फिलामेंट जो है वो शुक्राणु की स्विमिंग और मूवमेंट यानी कि इसको गतिशीलता प्रदान करने में सहायक है। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करेंगे, इसका जो एक्साइल फिलामेंट है अक्षीय तंतु जो है उसके चारों ओर सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होकर हो जाएंगे और इसे अब नाम दिया जाएगा निवेन कर्ण। इसके अलावा अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाले परिवर्तनों के बारे में तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो अनावश्यक कोशिकांग जो है वो उनको हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म का जो मास है इसको भी क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है और साथ के अंदर क्या देखते हैं कि कुछ मात्रा के अंदर बचा हुआ जो साइटोप्लाज्म है वो जो इसके मध्य भाग के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया है उनके चारों ओर एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है जिसे हम नाम देते हैं मेनचेट। और इसके अलावा काफ़ी कुछ मात्रा के अंदर, बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो इसका जो हेड वाला जो पोर्शन है वहाँ पर भी पाया जाता है। तो ये हमने देखा शुक्र कायांतरण के बारे में कि किस प्रकार से स्पर्मेटिड जो है उसके अंदर कौन कौन से बदलाव होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक शुक्राणु का निर्माण होता है। तो अब हम
हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि शुक्राणु की संरचना क्या होती है, उसका डायग्राम देखेंगे और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।